बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया है इसके बारे में सुनकर हर शख्स कांप उठा है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस ज़लज़ले के नतीजे में होलनाक दास्तान सामने आ रही है और हर कोई इस तबाही से पनाह मांग रहा है। लेकिन इस ज़लज़ले के साथ साथ बहुत से सवालात ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि ये ज़लज़ला बिल्कुल कुदरती तौर पर नहीं है, बल्कि इसे किसी एक ख़ास साजिश के तहत हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया गया है। और ये शक उस वक्त यकीन में बदल जाता है कि जब ज़लज़ले के बाद एक ऑडियो मंजर आम पर आती है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हालिया ज़लज़ले से 3 हफ्ते पहले की है, जिसमें बोलने वाला शख्स एक तुर्की शहरी है जो आजकल अमेरिका में रिहाइश पजीर है, जिसने इस रिकॉर्डिंग में कहा था कि अमेरिकी जहाज़ तुर्की में लंगर अंदाज हुआ है और हार्प का बटन दबाया गया, सफारत खाने बंद करके अरकान वापस बुलाए गए हैं। Niye inanmayın? Kulaklarımı iyi aç abi. Direkt söyleyeceğim abi. Osman abi duyuyor musun beni? Dinliyorum abi. Abi 7.4 gerçekleşecek ve hiç kimse kalmayacak abi. Tertemiz olacak abi. Her şey gülü gülistanlık olacak. Ben tarih vermiyorum. Ben Epçe'de ve şeye göre bekliyorum. Her sabah uyandığımda da sabah erken uyanıyorum ya biliyorsun. Yani ben ilk yaptığım şey Sözcü'yle Karar Gazetesi'ne bakıyorum. Bir şey oldu mu diye, olmamış oluyor. Ya ben her sabah yani uykumdan ferah, yani keşke imkan olsa da hiç uykusuz kalsam, böyle uyuma diye bir şeyim olmasa her an bekliyorum. Tetikteyim yani. Ve benim konuşmalarımda ben ısrarla diyorum ya, çıkın, gelin diyorum ya abla, gidin veya diyorum. Sebebi bu. Allah'ın izni ve inayetiyle tek çözüm o. Yani inşallah o zaman iç savaş çıkmayacak. नाजरीन, और गौर करने वाली एक बात ये भी है कि उस ज़लज़ले की पेशन गोई 3 दिन पहले एक प्रोफेसर की जानिब से कर दी जाती है। हमारे पास जो कमरी ज्योमेट्री है जो कि मरकरी पर नजर आ रही है, उसके साथ मजीद 2 कमरी अरूज पर नजर आ रही हैं, जो कि संगीन तौर पर साइंस नेगेटिविटी को बढ़ा सकती हैं। 4 फरवरी के करीब से इस तरह हमें बड़ी पेचीदा सियाराती ज्योमेट्री नजर आ रही है जो कि वीनस के आसपास है। मजमूई तौर पर 4 या 5 को हमको सियाराती अरूज नजर आ रही हैं। मेरा अंदाजा है कि 4 से 6 फरवरी के दरमियान ज़लज़ले के झटके और लहरें बढ़ सकती हैं, जो कि 6 मैग्नीट्यूड या इससे ज्यादा होगी। लेकिन इस कमरी सियाराती ज्योमेट्री की वजह है जो कि 31 से 3 फरवरी तक होगी, तो 4 फरवरी को शदीद ज़लज़ले की लहरें पैदा हो सकती हैं। मैं यकीन से नहीं कह सकता या नहीं कह सकता कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन थोड़े चांसेस हैं। लेकिन इसको जहन में रखना होगा। अगर हम शमसी निजाम को देखें तो हमें पेचीदा ज्योमेट्री नजर आ रही है, बुनियादी तौर पर 4 और 5 के आसपास। लिहाजा साइंस नेगेटिविटी में इजाफा होगा और 4 से 6 फरवरी के ज़लज़ले के झटके बढ़ सकते। और इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि इस ज़लज़ले की पेशन गोई दज्जाली कार्टून सिम्पसन में भी की गई थी। इन सब बातों के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वाकई साजिश थी या कुछ और। आज हम इसी मसले के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले ये वाज़ेह रहे कि ये ज़लज़ला तुर्की और शाम में तारीख का सबसे बड़ा और ख़तरनाक ज़लज़ला है। अब तक की इतलात के मुताबिक दोनों में कम बेश 5600 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि हलाकतों की तादाद 4500 से तजावुज़ कर गई है। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में अब तक 2921 से ज़ायद हलाकतें और 14483 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई हैं, जबकि शाम में हलाकतों की तादाद 1420 तक पहुंच गई और 2100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। 2 रोज़ कबल आने वाले ज़लज़ले के शदीद झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए और ज़लज़ले के बाद अब तक 120 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जबकि कुदरती आफत की वजह से तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूरत हाल इस कदर ख़तरनाक हो चुकी है कि मुतासरा इलाकों में 13 फरवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
जबकि हुक्मरानों ने आलमी इमदाद की अपील की है। तुर्की मीडिया के मुताबिक एमरजेंसी के बाद गाजियान्तेप और हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, जबकि तुर्की के सूबे हाते में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़कने के बाद गैस की फराहमी भी रोक दी गई है। रेक्टिकल स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 8.7 रिकॉर्ड की गई है, जिसका मरकज़ 23 किलोमीटर जनूब में था और इसकी गहराई 9.17 किलोमीटर थी। दोनों ममालिक में ये ज़लज़ला 100 साल का बदतरीन सानहा है और ये 1939 के बाद तुर्की में सबसे बड़ी आफत है। तुर्की और शाम के अलावा कब्रिस, यूनान, लबनान और उर्दन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, ताहम इन ममालिक में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। नाज़रीन, एक हैरान कुन बात यह भी है कि मौसमियात और ज़लज़ले के मुतालिक रिसर्च करने वाले एक माहिर ने सोशल मीडिया पर 3 फरवरी को ही पेशनगोई कर दी थी कि तुर्की और शाम किसी भी वक्त तबाहकुन ज़लज़ले की लपेट में आ सकते हैं। नाज़रीन, बारिश और तूफान की तो पेशनगोई की जा सकती है, लेकिन ज़लज़ले के मुतालिक पेशनगोई करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये सोशल मीडिया पर 3 रोज़ कबल ज़लज़ले की पेशनगोई दुरुस्त साबित हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक तहकीकात फ्रैंक हुगर बीट्स ने अपनी ट्वीट में कुछ रोज़ पहले ही इस खत्ते में ज़लज़ला आने की पहले ही पेशनगोई कर दी थी। फ्रैंक हुगर बीट्स ने 3 फरवरी को एक ट्वीट किया जिसमें उसने बताया कि जल्द या देर 4 से 6 फरवरी के दरमियान वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम, यमन और लुबनान में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आएगा। यानी जानी और माली नुकसान के एतबार से ये ज़लज़ला काफ़ी ख़तरनाक साबित होगा। इनकी ज़लज़ले के मुतालिक पेशनगोई 3 रोज़ बाद ही सच साबित हो गई। इस पेशनगोई के पूरा होते ही हर तरफ दुनिया में हलचल मच गई और पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि इस शख्स को किसने बताया कि अनकरीब ज़लज़ला आने वाला है। इस हवाले से बहुत से लोगों के नज़रियात सामने आ रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि इस शख्स का ताल्लुक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी से है। इल्यूमिनाटी सीक्रेट समाज इतना सरगर्म है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियात को कत्ल करना और मुख्तलिफ ममालिक में हमला कराकर जंगें कराना भी इसी इल्यूमिनाटी तंजीम समाज का काम है और ये काम ये तंजीम सदियों से करती आ रही है। बदकिस्मती से इस तंजीम पर किसी ने हाथ तक नहीं डाला और ना ही कोई इनके खिलाफ कदम उठाने का सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब भी कोई शख्स इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब अमेरिकी सदर JF कैनेडी को कत्ल कर दिया गया तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में ये कहा गया था कि इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी ने इन्हें कत्ल कराया है, जबकि आलमी मीडिया ने यह खबर भी चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाटी सोसाइटी की साजिश की वजह से बरपा हुआ था। नाजरीन, 9/11 हादसे की वजह से बहुत से लोग हलाक हुए थे और इसके बाद अमेरिका ने इसी सानहे की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी थी और इस वाक़े की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए थे। नाजरीन, आपको इन बातों से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये तंजीम कितनी ख़तरनाक है और ये अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लिहाजा बेशतर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस ज़लज़ले को लाना भी इसी तंजीम का काम है, जिसका सरगना वो शख्स है जिसने 3 दिन पहले पेशन गोई करके इशारा दे दिया था कि हम दुनिया में बड़ी तबाही लाने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये लोग इस तरह का इशारा इसलिए देते हैं कि सुनने वाले लोग इस तबाही के लिए तैयार रहें, ताकि जैसे ही कोई आफत आए तो इसे कुदरती आफत समझा जाए। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ज़लज़ले को किस तरह लाया गया। इस हवाले से जवाब ये है कि ज़लज़ले को लाने के लिए हार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल अक्सर दज्जाली ताकतें सैलाब और ज़लज़ला लाने के लिए करती हैं। दरअसल ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
جس کے ذریعے موسم میں شدت پیدا کی جا سکتی ہے، گلیشیئر پگھلائے جا سکتے ہیں اور زیر زمین پلیٹوں میں ارتعاش اور رد و بدل پیدا کر کے مصنوعی زلزلے بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ہارپ ٹیکنالوجی ایٹم بم سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ زلزلہ یا سیلاب پیدا کر کے بڑے سے بڑے ممالک بحالی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بہانے اپنے جاسوس اور تخریب کاروں کو متاثرہ ممالک میں بھیج دیتے ہیں، جیسا کہ کشمیر میں 2005 میں ہوا تھا، جب بحالی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے CIA اور بلیک واٹر کے بہت سارے لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے اور یہاں رہ کر دہشت گردی کو فروغ دیتے رہے۔ ناظرین، ریمنڈ ڈیوس اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ چند سال پہلے ایک روسی سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان میں 2010 میں مصنوعی طور پر سیلاب پیدا کر کے پورے ملک کو ڈبو دیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ شام اور ترکی میں آنے والا زلزلہ بھی مصنوعی طریقے سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ دنیا میں افراتفری پیدا ہو اور لوگ بغیر سوچے سمجھے ایک ایسی حکومت کے حق میں ووٹ دے دیں جو دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتی ہے، جو ایلومیناٹی تنظیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اس زلزلے کی پیشن گوئی دجالی سمسن کارٹون میں بھی کی گئی تھی، جیسا کہ سن 2000 کی بات ہے جب سمسن کی ایک ایسی قسط دکھائی گئی تھی جس میں ایک ایسی جگہ کو دکھایا جاتا ہے جو بظاہر ایک تفریح گاہ جیسی نظر آتی ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے۔ اس سے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا ہے جس پر ترکی کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اس سائن بورڈ پر مزید باتوں کے ساتھ ساتھ 2023 بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں 2023 کے حوالے سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں موجود مختلف چیزیں تیز تیز ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر مختلف مقامات دکھائے جاتے ہیں جو زلزلے کی وجہ سے لرز رہے ہوتے ہیں۔ اس پیشن گوئی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2023 میں شدید قسم کے زلزلے آئیں گے جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ یہ پیشن گوئی 2001 میں 2023 کے لیے کی گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آنے والا زلزلہ قدرتی طور پر نہیں تھا بلکہ یہ زلزلہ خود پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ ایسی پیشن گوئی پاکستان کے بارے میں بھی کی جا رہی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی آفتوں اور دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔